मैं सभी के चेहरे देख पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय शीला दीदी जी, हमारे N2 सेंटर की संचालिका शांता दीदी जी अथवा सभा में पधारे सभी विशेष अतिथिगणों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतनी भारी संख्या में आप सब यहाँ पधारे और हमें मौका दिया कि जो हमने पिछले 20-25 सालों में इस सब्जेक्ट में जो अनुभव किया, मैंने MBA किया स्ट्रेस मैनेजमेंट में, क्राइसिस मैनेजमेंट, फिर PhD में मेरा विषय वही रहा और मुझे दिया गया था 1.5 घंटा 6:30 से 8, उसमें से भी माइक मेरे हाथ में आई है 7:30। तो अब बाकी का स्ट्रेस अब आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो इवेंचुअली अब आपको ही मुझे झेलना पड़ेगा। खैर, आज का जो विषय है वो न केवल भारत का एक विषय है, पूरी दुनिया का एक विषय बन चुका है। हम लोग अभी भी इस विषय में प्रवेश तो कर चुके हैं। स्ट्रेस का तो काफ़ी माहौल हमारे देश में भी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि भारत में जितनी भी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बनती है उसका 85% जो है वो एक्सपर्ट होता है। वो सारा जो एक्सपर्ट होता है वो सारे विकसित देशों में होता है। अमेरिका, जापान, स्वीडन, ऐसे जितने बड़े बड़े देश हैं उन सभी देशों में हो रहा है। और वहाँ की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अमेरिका अपने GDP का 0.45% जो $बिलियन होता है केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर जो है खर्च कर रहा है। और ये महामारी अगर उन विकसित देशों में है तो सोचिए हमारा भारत तो कितना गरीब देश है। एक बेसिक सा सवाल आप सबसे मैं पूछूंगा। देखिए, एक बार हम एक ऑर्गेनाइजेशन में गए तो किसी साहब ने हमसे पूछा कि कोतवाल जी, हाउ यू मेक श्योर दैट द ऑडियंस इज लिसनिंग यू, आप कैसे मेक श्योर कर लेते कि पब्लिक में बैठे हुए लोग आपको सुन रहे हैं। तो मैंने कहा साहब हमारे पास एक लिसनिंग टेस्ट है। तो बोले वो कौन सा टेस्ट है? कि बीच बीच में हम सवाल पूछ लेते हैं, उस सवाल से ही पता चल जाता है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं या कुर्सी से जुड़े हुए हैं खाली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने हाथ ऐसे कर लीजिए। अभी ये वाली जो फिंगर है इसको सेपरेट कर लीजिए दोनों हाथों की। ठीक है, सेपरेट हो गई। अभी ये 3 फिंगर्स जो है ना इनको फोल्ड कर लीजिए और ये बाकी ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब धीरे से इसको यहां पे लेके आइए और थोड़ा सा धक्का दीजिए ऐसे। अभी अगले 1 घंटे ऐसे मुस्कुराते मेरे सामने रहना है। ठीक है, क्यों? मुझे ना कॉन्स्टिपेशन वाला फेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और जैसे कि साहब बता रहे थे कि टीचिंग प्रोफेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, रीजन मल्टीपल हैं, उसी की चर्चा करेंगे। आपकी दुखती हुई नस के ऊपर ही हाथ रखेंगे और दूसरों की नहीं रखेंगे हम। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं जो मैंने MBA में सीखा। मैं आपको वो 1 घंटे में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जरूर उसका सार जरूर आपको बता सकता हूं कि कैसे हम तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं। सवाल पूछूं क्या? आप ही की इजाजत लूंगा क्योंकि जवाब तो आपने देना है। हाँ, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जवाब आप तब दीजिएगा जब आप उस सवाल को अपने जीवन में करते होंगे। ज्ञान नहीं देना, ज्ञान तो ईश्वर ने मुझे बहुत दे रखा है, आपने वो मुझे जवाब देना जो आप प्रैक्टिकली लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो हम नॉलेज एक्सचेंज नहीं करेंगे, आज हम एक्सपीरियंस एक्सचेंज करेंगे। तो जैसे कि हमारा टॉपिक था कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल तो भावनाओं का ही है ना। और जब भावनाओं का फ्लो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो फिर हम भावनाओं के अब उस जो प्रभाव है उसके अंदर जो है बहने लग जाते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा सीन रखता हूं। मुझे आपकी से मेंटल हेल्थ को चेक करना है, बट इससे पहले कि आपकी मेंटल हेल्थ को चेक करूं, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनको सच में स्ट्रेस होता है? हाथ उठाइए। नहीं, आजू बाजू में मत देखिए, आप अपने बारे में बताइए कि आपको किस किस को स्ट्रेस होता है। अब देखो 5% हाथ उठे, बाकी लोग क्या आए हुए? मतलब कोई एजेंडा ही नहीं, ऐसे बुलाया इसलिए आए। क्योंकि स्ट्रेस है तभी तो हम आते हैं। डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं हम? जब हम बीमार पड़ते हैं तभी ना डॉक्टर के पास जाते हैं। देखो, सेल्फ एनालिसिस ही नहीं हम कई बार कर पाते हैं। मैं अभी मिलिट्री में था, 22 कोर नॉर्दर्न कमांड जम्मू, आज से 10 दिन पहले की बात है। तो
तो मैं यूनिट में गया, सारे आर्मी के ऑफिसर्स बैठे थे, सीईओ थे, जेसीओ थे, एसीओ थे, वाईसीज थे। लेकिन आपने आर्मी में देखा होगा प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो मैंने वहां पूछा सबको कि आप में से कौन कौन है जिनको तनाव होता है। सबने हाथ उठाया, केवल एक सीईओ को छोड़ करके, जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि साहब आप कश्मीर जैसी मतलब बटालियन में जो एज ए सीईओ जो है डिप्यूट हुए हैं, यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं, फिर आपको मतलब स्ट्रेस क्यों नहीं होता है? तो उनके बगल में उनके ट्वाइसी बैठे हुए थे नेक्स्ट टू सीईओ, तो वो हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो मैंने पूछा कि साहब आप क्यों हंस रहे हैं? तो बोले जाने दो आप। मुझे कहते जाने दो। मैंने कहा नहीं बता दीजिए। बोले साहब को स्ट्रेस कहां से होगा, ये तो बांटते हैं ना दूसरों को, तो इनको कहां से स्ट्रेस होगा? अच्छा जिनको होता उन्होंने हाथ उठाया, बाकी वाले सब बांटने वाले हैं क्या? तो फिर हाथ क्यों नहीं उठाया? मैं एक कंपनी में था, मैं प्रैक्टिकली बात बताता हूं आपको। सारे डिपार्टमेंट हेड्स बैठे थे। मैंने उनसे को पूछा, क्योंकि डिपार्टमेंट हेड करना माना सिरदर्दी है, ठीक है? तो वहां भी सबको पूछा मैंने कि आप में से कौन कौन है जिनका अपनी पत्नी के साथ कभी झगड़ा नहीं होता? क्योंकि झगड़े में भी तो स्ट्रेस होता है ना। तो भाई लोग सारे मुस्कुरा रहे हैं, इनके दुख को मैं समझ सकता हूं, ठीक है? और यह घर घर की समस्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं इससे पीड़ित थे, हम कौन से जगत के प्राणी हैं? तो सबके जीवन में समस्या है, ओमनी प्रेजेंट है। तो वहां एक साहब थे, उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे भी ज्ञान दीजिए, ये कैसे मुमकिन है कि आपको स्ट्रेस कभी झगड़ा नहीं हुआ पत्नी के साथ? बोले बड़ा सिंपल है, मैं तो समर्पित हो चुका हूं उसके सामने। इसका मतलब तनाव का अगर प्रबंधन करना है तो कुछ सिचुएशंस में आपको सरेंडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेकिन आप सरेंडर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास अभी कम समय है तो मैं इसको थोड़ा सा कलेक्टिवली इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। आप सरेंडर नहीं करेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि जब आप सरेंडर करने जाएंगे तो तीन चीजें, तीन ताकतें हैं जो आपको रोकेंगी और आपको सरेंडर नहीं करने देंगे, एंड इट विल मेक योर लाइफ हेल। आपके जीवन भी एंड जो लोग आपके साथ कनेक्ट हुए हैं उनका भी लाइफ हम जो है वैसे ही बना देंगे। ये तीन कौन सी चीजें हैं जो हमको सरेंडर होने नहीं देंगी? वेदर यू आर इन अ प्रोफेशनल लाइफ, यू आर इन अ पर्सनल लाइफ, यू आर इन अ सोशल लाइफ, यू आर इन एनी लाइफ इंक्लूडिंग द स्पिरिचुअल लाइफ, अनलेस आप लेट डाउन नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, विड्रॉवल नहीं शो करेंगे, आप स्ट्रेस से कभी नहीं बच सकते हैं। कौन सी तीन चीजें हैं? अगर मैं गलत जाऊं तो आप मुझे रोक सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बात में हाँ करना है। आप अपना विरोध जता सकते हैं अगर आपको लगे कि मैं लाइन से बाहर जा रहा हूं। लेकिन हाँ, हम लोग कंसेंसस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, सहमति जिसमें सबकी बनेगी वही काम करेंगे। अच्छा, मैं अगर प्रूव कर पाऊं कि हम गलती कर रहे हैं तो क्या आज से आप बदलाव के लिए तैयार हैं? यस नो प्लीज। इतनी कम आवाज में तो मुझे भी डाउट हो रहा है। यस नो? अच्छा यस, ठीक है। अपनी बात से फिर फ्लिप मत होना, ठीक है? तो तीन चीजें हैं। पहली चीज, जब भी सरेंडर होने का टाइम आएगा तो पहली चीज है जो आपके रास्ते में एक पत्थर का काम करेगी, आपको सरेंडर नहीं होने देगी, वो ये है कि अगर मैं झुक गया तो लोग मुझे गलत समझेंगे। मैं गलत नहीं हूं, मैं प्रूव करूंगा कि हाउ आई एम करेक्ट एंड हाउ यू आर रॉन्ग। मैं सही कैसे हूं और आप गलत। अब देखो, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो हम प्रूव करने लग जाते हैं कि मैं कैसे सही हूं। नंबर 2, अगर मैंने विड्रॉ किया, अगर मैं सरेंडर हो गया तो लोग सोचेंगे ये झूठा है। क्या सोचेंगे वो? कि ये झूठा है, इसलिए तो चुपचाप खड़ा है। तो मैं तो झूठा हूं नहीं, मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं। तोड़ूंगा टूटूंगा लेकिन सिद्ध जरूर करूंगा हाउ आई एम करेक्ट। ऐसे ही होता है ना मैडम? अच्छा, आपका और आपके हस्बैंड का तो कभी झगड़ा होता ही नहीं होगा, ये सच है ना? देखो कितने विश्वास से सबके सामने कह रही है, होता है ना? अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप प्रूव करने जाते हैं कि आप सही हैं या वो प्रूव करने जाते हैं कि वो सही हैं, अंत में कौन प्रूव कर पाता है? या फिर आपको विड्रॉ ही करना पड़ता है, झुकी जाना पड़ता है, वहां से भागी जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? या फिर आप प्रूव कर पाते हैं कि हाँ मैं करेक्ट हूं, साहब को लगा कि मैं करेक्ट हूं। ऐसा हुआ कभी? लास्ट में हम क्या कर लेते हैं? गिव अप ही करते हैं। लेकिन वो कब? जब बैटरी डाउन हो जाती है।
जब पूरी बैटरी हमारी डाउन होगी उसके बाद ही हम गिव अप करेंगे। तो मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, मैं प्रूव करूंगा, टूटूंगा या तोड़ूंगा, लेकिन सिद्ध जरूर करूंगा हाउ आई एम करेक्ट। फिर तनाव होगा कि नहीं होगा? तीसरी चीज, अगर मैं गिव अप करूंगा, मैं टसल में नहीं जाऊंगा, मैं झगड़े में नहीं जाऊंगा, तो लोग मुझे सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं। मैं क्या हूं? तो मैं तो बाहुबली हूं। मैं कौन हूं? मैं तो बाहुबली हूं। मैं प्रूव करूंगा अपने आप को कि मैं कैसे सही हूं। ठीक है, तो पहली चीज हमें लाइफ में क्या करनी है? सरेंडर करना सीखना। कैसे होगा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं सुनाऊं, आप सुन लें, हाँ हाँ कर लें, ऐसे कभी भी नहीं होगा। उसके लिए कुछ बेसिक सी चीजें हमको करनी है। जैसे आपको बॉडी में इंफेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक का डोज लगाना पड़ता है ना, खरीद के घर ले आओ तो उसका असर होगा कि होगा? नहीं होगा ना। आप यहां बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, उसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह कभी भी होने वाला नहीं है। दूसरा सवाल, जवाब देंगे तो पूछूं? जवाब देंगे? अच्छा, आपने मेरे से क्या वादा किया था? या अभी से ही मूड एकदम डाउन हो रहा सबका? तो मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने की कोई जीएसटी नहीं लगती है। ठीक है, टैक्स फ्री है। क्यों? स्ट्रेस को कैसे प्रबंधन करना, मैं कहता हूं मुस्कुराहट ही एकमात्र तरीका है। कैसे? मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले जो इंसान का जीवन था, अच्छा पीछे लोग मेरे साथ ही कनेक्ट है ना? पीछे तक मेरी आवाज आ रही है ना? मैं दिख पा रहा हूं कि नहीं दिख पा रहा हूं? मैं दिख पा रहा हूं ना? नहीं दिख पा रहा? देखो ईमानदारी से बोल रहे कि नहीं दिख पा रहा हूं। ठीक है, खड़ा हो जाता हूं मैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ईमानदारी से हम जवाब दे रहे हैं तो गलत कहां हैं हम, लेट अस इंट्रोस्पेक्ट। आज इस चीज का थोड़ा सा अंतर, जो आत्मा है ना, उसके भीतर जाकर के हम उस चीज को समझने की कोशिश करें। आज से 100 साल पहले लोगों की जिंदगी संघर्ष पूर्वक थी या आज के मनुष्य की है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज? अगर मैं बात करूं मोबाइल की, 100 साल पहले लोगों के पास मोबाइल था? नहीं। क्या 100 साल पहले लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था? नहीं। 100 साल पहले लोगों के पास मेडिकल सिस्टम बढ़िया था? नहीं। 100 साल पहले लोगों के पास पोस्ट रिटायरमेंट फैसिलिटीज थी? नहीं। ये जितनी मैंने लिस्ट आपको छोटी मोटी बताई, ये सारी की सारी चीजें आज की डेट में उपलब्ध हैं या नहीं? हैं या नहीं? यस नो? है ना? तो फिर आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रेस हमें होना चाहिए या उन लोगों को होना चाहिए था? देखो ज्ञान सब है आपके पास। फिर आप गलत जगह आए हैं या मुझे गलत जगह बुलाया गया है? दोनों सही है। अच्छा ये भी सही है। अच्छा ठीक है, तो घर जाओ, जब भी मैडम से टसल हो तो उनको कहना तुम भी सही हम भी सही, काम पे लग जाओ। टसल करते ही नहीं। अच्छा वो समर्पण वाला मामला है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बस वही करना है। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज हमें ईश्वर ने हर चीज से ब्लेस किया है, फिर क्यों हमारे जीवन में तनाव है? क्यों हमारे जीवन में संघर्ष है? क्यों हमारे जीवन में परेशानियां प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं? जरूर कोई तो कारण होगा। बिना रूट के फ्रूट पेड़ पे नहीं लगता और बिना आग के धुआं। अगर आपके जीवन में इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर स्ट्रेस है तो इसका मतलब कहीं तो आग लगी है, इसलिए आपके जीवन में स्ट्रेस नामक धुआं है। बस वो जो आग है उसी को आज हमने समझना है और उसी आग का आज हमने निवारण करना है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिस मेंटालिटी से आपने इस द्वार में प्रवेश किया था, आप उस मेंटालिटी से बाहर नहीं जाएंगे, प्रोवाइडेड यू गिव मी योर 100% अटेंशन। अगर आप अपनी 100% पूरा ध्यान मेरी तरफ से देंगे और रियलाइज करेंगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बस वो आपने रियलाइज करना है, योर लाइफ विल चेंज। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलिए मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूंगा, उसमें से एक बात भी शुरुआत करता हूं। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में आपने जाना होगा। उसके जो कारपोरेट एचआर हेड हैं हमारे साथ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। बड़ी सिंपल सी एक बात उन्होंने कही, 15 मिनट लिए, उनको भी 2 ही मिनट कहे थे, 15 मिनट ले लिए उन्होंने। 15 मिनट में उन्होंने बहुत कुछ कहा।
वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक लाइन उन्होंने जरूर कही थी, वो मेरी समझ में आई, और मैं चाहता हूं बिफोर यू लीव दिस रूम आप लोगों को भी वो समझ में आ जाए। उन्होंने कहा कि मैंने रतन टाटा जी को अपनी आंखों से देखा, 26 साल से हम दोनों आजू बाजू में बैठ करके काम करते हैं, एक ही ऑफिस में हैं। मैंने जिंदगी में कभी उनको संपूर्ण खुश नहीं देखा, ठीक है। और उनकी जीवन जो उन्होंने दूसरों के लिए पूरा जीवन अपना जो है इन्वेस्ट कर लिया, उनको देखने के बाद और यहां इस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद 3 दिन में मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई है, और मैं चाहता हूं कि मैं उसको यहां से लेके जा रहा हूं और आप लोग भी यहां से जरूर लेके जाएं। मुझे वो चीज कई सालों पहले समझ में आई थी और मैं चाहता हूं कि आपको भी वो जरूर समझ में आए। ये घटना बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं नौकरी के सिलसिले में कई सारे देशों में रहा। मैंने इस जगत के बहुत बड़े बड़े अमीर से लेकर गरीब से लेकर रोडपति, करोड़पति और हर पत्नी के पति, हर प्रकार के व्यक्ति को देख लिया है, लेकिन जीवन में लोगों के कभी भी शांति और सुख नहीं है। प्रैक्टिकली अनुभव बताता हूं, मोर देन 5000 पीपल फेस टू फेस मैंने काउंसलिंग किया अपने पूरे काउंसलिंग कैरियर के अंदर। नॉट ओनली लोगों की, जो काउंसलर्स हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनकी भी काउंसलिंग करी है। फैक्ट बताता हूं, मेरे पास एक लेडी आई, उन्होंने मुझे कहा मैं 26 साल काउंसलिंग के प्रोफेशन में, तो मैडम फिर आप मेरे पास क्यों आए? बोले मैं दूसरों की कर सकती हूं, खुद की भी कर पा रही हूं, इसलिए आपके पास आई हूं। तो मैं इससे पहले कहां था? नहीं मैं इससे पहले कहां था? हाँ जी, हाँ, इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं। तो वो स्टेज पे गए, बड़ी सुंदर एक लाइन कही उन्होंने कि इतना तो जीना भी नहीं जितना हम मरे जा रहे हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू कैरी दिस लाइन बिफोर यू लीव दिस रूम। इससे पहले कि आप इस रूम से बाहर जाएं, इस लाइन को जिंदगी में हमेशा याद रखना कि इतना तो जीना भी नहीं जितना हम मरे जा रहे हैं। हस्बैंड को भी नौकरी करनी है, वाइफ को भी करनी है, बच्चों की जिंदगी दांव पे लगानी है। अब वो बच्चा जिसने मां और पापा का प्यार नहीं पाया, जब वो बड़ा होगा आपको स्ट्रेस देगा या सुख देगा? देखो सब मालूम है, करना वही है। मतलब ज्ञान की कमी नहीं है, वी ऑल आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और पता नहीं कौन कौन सी बलाएं हैं, सब ज्ञान बांट रहे हैं। और सुबह आप व्हाट्सएप खोलो ना अपना, तो हजारों ज्ञानी मुरारी बापू आपको अच्छे से अच्छे जो है कोट भेजते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में वो कोट कहीं काम करते। तो एक चीज याद रखना कि इतना तो जीना भी नहीं जितना हम मरे जा रहे हैं। पहली चीज ये आपने कैरी करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तनाव हो रहा है तो कुछ तो, वो लाइट बंद हो सकती है क्या? हाँ, फिर दिखेगा सब। कुछ बेसिक से कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कारण ये है, कारण ये है कि देखो हम एक पारिवारिक जीवन में रहते हैं। कहां रहते हैं? पारिवारिक जीवन में रहते हैं। और उसके बाद हमारी एक व्यवसायिक जीवन भी है, हाँ या ना? अच्छा, पारिवारिक जीवन में कितने सारे लोग हैं, देखो पत्नी है, पति है, पिता है, पुत्र है, चाचा है, मामा है, काका है, दोस्त है, पड़ोसी हैं। और व्यवसायिक जीवन में हमारे कलीग्स हैं। हर आदमी की मुझसे कोई ना कोई उम्मीद है। इतने सारे रोल एक सिंगल आदमी ने प्ले करने हैं, वो भी आज के इस दौर में। मुश्किलें आसान है? कभी कभी बोलते हैं ना लोग दुखी होकर, जिंदगी झंडू बाम बन चुकी है। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं? आपने झंडू बाम की एडवर्टाइजमेंट सुनी कभी? एक बाम 50 काम। क्या है? एक बाम। हाँ, तो वैसे ही इंसान की जिंदगी होगी बेचारा, एक बाम और कितने काम? इतने 50 काम आपको करने हैं। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ये जितने भी एक्सपेक्टेशन मुझसे की जा रही है, एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल। आपकी पत्नी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कॉलेज में क्या चल रहा है, उसको शाम को शॉपिंग जाना है। यस नो? आपके बेटे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि पापा ऑफिस में कितने बिजी हैं, उसको क्रिकेट का बैट शाम को चाहिए ही चाहिए। आपकी रिश्तेदारों को ये रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको आपकी शादी में प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। तो जिंदगी झंडू बाम जैसे नहीं है फिर?
और हर आदमी जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो कुछ गलत कर रहा है क्या? नहीं, हमारी पत्नी अगर ये चाहती है कि शाम को हम उसे मॉल में ले जाए तो कोई गलत चाहती है? बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन है या हमारे जो रिश्तेदारों की है, ये नेचुरल है ना। लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, क्यों? मैंने अपनी जिंदगी को रायता बना रखा है, फैल चुका हूं ना पूरा। सॉरी, थोड़ी खांसी है, उसकी वजह से पानी पीना पड़ गया। तो जब ये रियलिटी और जो हमारी एक्सपेक्टेशन जब ये मीट नहीं होती है ना, तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एक तनाव पूर्वक एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करते, खुद भी एग्रेसिव हो जाते हैं, सिचुएशन भी एग्रेसिव बना लेते हैं और आसपास का जो माहौल है उसको भी खराब कर लेते हैं। और फिर ये कहते हैं कि तुम लोग जिंदगी में मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। मैंने अपनी सारी सॉरी दूसरी माइक मुझे देना। तो इसे लो वॉल्यूम। या तो हम फ्रीज हो जाते हैं उस सिचुएशन में, या हम भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आप भाग सकते हैं? पॉसिबल है? आप कॉलेज छोड़ के भाग सकते हैं, बीवी को छोड़ के भाग सकते हैं, बच्चे को छोड़ के भाग सकते हैं, फिर जिंदगी वैसे ही झंडू बाम हो जाएगी। क्योंकि ये सारे लोग हमारे जीवन में तनाव के कारण नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। और अगर ये सारे लोग आपके जीवन से चले जाएं तो क्या तनाव फिर हो सकता है? हैं? चलो एक और सवाल पूछता हूं ताकि मुझे खांसने का टाइम मिले। आप सोचना इतनी देर में, ठीक है? ठीक है, आप मुझे ये बताइए, तनाव का कारण है कम पैसा, तनाव का कारण है मेरी पसंदीदा जैसी मैंने चाही थी ऐसी औरत जीवन में ना मिलना, तनाव का कारण है मेरे बच्चे इंटेलिजेंट होना नहीं है, तनाव का कारण है, सही है? तनाव का कारण है ईएमआई पे करनी पड़ती है, कार का लोन, होम लोन, ये लोन वो लोन, बहुत सारे लोन हैं, इसलिए जीवन में तनाव का कारण है, ठीक है? लेकिन मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर देता हूँ, ठीक है? आपको जो पसंद है वैसी बीवी लक्ष्मी जैसी, बच्चे आपको लहू कुश जैसे आज्ञाकारी, और ऐसा आपको मिलने वाला नहीं, वर्चुअली बता रहा हूं खाली मैं, खुश मत हो जाना। और बच्चे आपके वैसे लहू कुश जैसे, और आपके अकाउंट में 10,000 करोड़ हम डलवा दें, ऐसा हम करने वाले नहीं, मैं बोल रहा हूं खाली 10,000 करोड़ आपके बैंक में बैलेंस डलवा देते हैं, दुनिया की बेहतर से बेहतर गाड़ी आपके आंगन के सामने, ठीक है? जितना बढ़िया आपको बंगला पसंद हो उस प्रकार का बंगला, अभी ठीक होगा, बंगला, गाड़ी, गोल्फ कोर्स, बाहर स्विमिंग पूल, 4-5 नौकर चाकर, सोने का झूला, बैंक बैलेंस में 40-50 हजार करोड़, नौकर चाकर, एक रिमोट कंट्रोल, बटन दबाओ, सब कुछ हाजिर, ठीक है? अलादीन का चिराग, सब कुछ आपको दे देते हैं। क्या ये सारी सुविधाएं अगर आपके जीवन में आ जाएं, प्रैक्टिकली अगर ऐसा हो जाए, तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या फिर भी तनाव हो सकता है जीवन में? भगवान, अब आपका मैं क्या करूं फिर? इतना कुछ तो कर डाला, फिर भी बोलते तनाव होगा ही होगा। यस, होगा, बिकॉज वी ऑल वांट टू प्ले विद आवर लाइफ। हम अपने जीवन के साथ खेलना जानते हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो भी हमारे साथ हो रहा है ये हमारे खुद के कृत्यों का ही तो प्रोडक्ट है। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, बीइंग अ टीचर, ऑल ऑफ यू, मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, मैं टीचर नहीं हूं, ठीक है? आप सब लोग टीचर हैं, कभी कभी एमबीए के बच्चों को पढ़ा लेता हूं शौकिया तौर पर है, ठीक है? लेकिन आप सब लोग प्रोफेशनल टीचर्स हैं, आपके पास मेरे से ज्यादा अनुभव भी है टीचिंग का। तो मैं आपको कुछ ज्ञान नहीं सुनाऊंगा, मैं कुछ बेसिक गलतियां आपको रियलाइज कराना चाहता हूं कि जिन गलतियों का ही फ्रूट आप सब लोग जो चेरिश कर रहे हैं। वी ऑल चेरिश व्हाट वी विश इन आवर लाइफ एंड वी ऑल रिग्रेट व्हाट वी विश इन आवर लाइफ। हमको एक शादी नहीं हो रही थी, हमको शादी चाहिए थी, पत्नी आई, जिंदगी खराब हो गई,
फिर हमको लगा कि चलो पत्नी से कुछ सुख नहीं मिला, बच्चे पैदा कर लिए। शुरू में तो छोटे छोटे थे, अच्छे लगे, अभी वो उनकी वजह से आप परेशान हैं। फिर हमको लगा जिनकी नौकरी लग गई उनकी लॉटरी लगी, मेरी कब लगेगी। नौकरी लगी, उसके बाद बॉस जो है बड़ा अग्रेसिव मिला। हमको लगा ये प्रिंसिपल बड़ा परेशान करता है हमको। बता रहे थे साहब अभी, है ना, कब छुटकारा मिलेगा, मैं कब प्रिंसिपल बनूंगी या बनूंगा। सही है साहब। और फिर बनने के बाद समझ में आया मेरे को डिमोट ही करते तो ज्यादा ही ठीक था। बराबर है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली फैक्ट बता रहा हूँ, डीन की बात बता रहा हूँ, आई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के। उसने कहा जब मैं डीन बना तब मुझे समझ में आया कि मेरा दीन और धर्म दोनों चले गए। ठीक है, अभी मेरे पास पोस्ट पोजीशन है लेकिन आई एम नॉट पीसफुल। ठीक है, एंड मैं अपना दुखड़ा भी किसी को नहीं सुना सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि जो बेसिक सी चीजें हैं वो हमको लाइफ में करनी है। हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। जैसे साहब बोलने की कोशिश कर रहे थे, मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट गति में जाऊंगा। पहला कारण जो जीवन में तनाव का है हमारा, वो हमने बताया एक्सपेक्टेशन। जितनी कम एक्सपेक्टेशन आप रिश्तों में रखेंगे उतना जीवन आपका सुखद होगा। वरना बीवी तो राम को भी ढंग की कहां मिली थी, कहा था ना लाइन से बाहर, फिर भी चली गई। हमारी जाति तो क्या करते, उसको कहते अपनी मां पे चली गई है तू, बस इतना कहते, फिर जिंदगी आपकी वैसे ही स्वर्ग बना लेती। राम ने ऐसा नहीं किया, इसलिए सुखद बन गए राम भगवान। 23 पेयर ऑफ जीन्स उनके पास भी है और 23 पेयर वो बन गए भगवान। हमको कोई इंसान भी देखने की नजर में नहीं समझता लाइक। सो वेयर इज द डिफरेंस? हैंडलिंग द डिफिकल्ट इमोशंस। एक औरत की वजह से हजारों लोग निपटे महाभारत में, सॉरी रामायण में जो युद्ध हुआ राम और रावण का, कितने लोग जिनका कोई उस पूरी लाइन से, सीता से, राम से कोई लेना देना नहीं, सारे निपट गए। और गलती किसने की? तो रामचंद्र जी का बनता था ना एक आध तो, हाँ क्या अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि मैडम साथ में बैठी है ना, हाँ अकेले में बोल देते हैं क्योंकि डर नहीं है। सही है, एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है। अब सवाल यह है कि कैसे एक्सेप्ट करें। एक मैडम मुझे बोलती है आप कहते हैं कि एक्सेप्ट करो, मेरी सास के दर्शन मात्र से शांति भंग हो जाती है, आप कहते हैं उसे एक्सेप्ट करो। पर कैसे, कब तक और कितना एक्सेप्ट करना है? मैंने कहा क्यों, क्रोनिक 4th स्टेज वाली डिजीज है क्या? बोले दर्शन मात्र से शांति भंग हो जाए, और कब तक उसको एक्सेप्ट करना है? मैंने कहा इसमें भी आपकी गलती है। बोले वो क्या? मैंने कहा उस घर में शादी करने के लिए किसने बोला था? बोले मैंने थोड़ी बोला, मेरे मां बाप ने मेरी शादी कराई। पालकी में कौन बैठा था? बोले हाँ वो तो मैं ही बैठी थी, क्या करती, प्रोटोकॉल है बैठना ही पड़ता। हाँ तो बस, तो फिर वही तो ठीक है। मेरी मां ने मुझे पूछा मेरे पिताजी के लिए कि यही व्यक्ति भगवान ने मेरे जीवन में लिखा था। मैंने कहा देख मां, जो तूने कर्म किया उसमें यही फिट बैठता है। अब तेरे पास दो ही चॉइस है कि तू इस खट्टे अंगूर को रोते रोते खा या हंसते हंसते खा। खाना तो देखो ये भी इनको पता ही है खाना तो तुझे ही है। सही है, लेकिन वो कहावत है ना कि राजा ने किसी को सजा सुनाई। कहां पर तेरे को ऑप्शन चॉइस देते हैं हम, या तो तू 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले, फैसला कर ले क्या खाएगा। उसने कहा कि कोड़े खाऊंगा तो बड़ी तकलीफ है, मैं एक काम करता हूं मैं प्याज खा लेता हूं। तो प्याज खाने शुरू करे, तो प्याज खाने लगा तो आंखों से आंसू बहने लगे। बोले प्याज नहीं कोड़े मारो, प्याज बड़ा मुश्किल है। तो उसने 10-15 कोड़े मारे, तो बोले कोड़े बस करो बड़ा दर्द हो रहा है, मैं प्याज ही खा लेता हूं। फिर 15-20 और प्याज खा ले तो आंख और कान से धुआं निकलने लगा। उसने कहा इससे तो मैं मर ही जाऊंगा, इससे बेहतर तो मैं क्या करूं। तो उसने कहा नहीं कोड़े लगाओ। तो उसने और कोड़े लगा, बोले बस करो मैं प्याज खा लेता हूं। लास्ट में 100 प्याज भी खाए और 100 कोड़े भी खाए। ये हालत है हमारी। 100 साल साथ में भी रहना है और साथ साथ करना क्या है, रोते भी रहना है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि बोले नहीं कर सकते ये। क्यों? मैच नहीं हो रहा है ना। क्या नहीं हो रहा है? मैच नहीं हो रहा। आजकल एक नई टर्म आई है, मैंने जब सुनी मैं बड़ा सरप्राइज, मी टाइप। तो ये मी टाइप क्या होता है? बोले मेरे जैसा।
पर तू कौन सा ब्रह्मा है धरती का कि तेरे जैसा ही कोई दुनिया में होना चाहिए, कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे जैसा हो। ये क्या होता है मी टाइप? इस दुनिया में श्री राम को भी मी टाइप नहीं मिली थी, इसलिए घर जाना, पति को समझाना कि अगर राम को नहीं मिली तुमको नहीं मिली, भाई जो हूं जैसी हूं मेरे को एक्सेप्ट कर लो। मेरे फादर ने एक बार रात को गुस्सा आया, राजपूत संस्कार है, मेरे को रात को 12 बजे घर से निकाला। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। जब उन्होंने मुझे घर से निकाला तो मैं, मतलब मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा था, बगल में सेंटर था, इसलिए आश्रय मिल गया। तो रात को मैं सेंटर पे चला गया। मैंने सोचा अभी अगले 2 दिन में घर नहीं जाऊंगा, तो 2 दिन घर नहीं गया। पिताजी की सुबह उतर चुकी थी, अब उनको एहसास हुआ कि भाई रात को गड़बड़ हो गई, ठीक है। एक बार मैं उनको दुबई लेके गया। मैंने कहा पिताजी अभी आप रिटायर हो चुके हैं तो आप आइए, थोड़ा सा एक नए कल्चर में आइए मेरे पास। ही एग्रीड, और मैं उनको लेके गया तो हमने राजयोग शुरू किया वहाँ। मैंने कहा अभी मेरे पास और कोई दिन के पास कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, तो राजयोग शुरू किया। तो राजयोग के पहले सत्र में उन्होंने मुझसे दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दे मेरे उस कर्म के लिए। मैंने कहा कौन सा कर्म पिताजी? बोले मैंने तुम्हें रात को 12 बजे एक दिन नहीं निकाला था। मैंने कहा मुझे याद नहीं। बोले कैसे? मैंने कहा याद रख करके दिमाग खराब करना अपना, जिसने किया उसका तो हो ही रहा है, पर जिसको किया उसकी तो चॉइस है कि नहीं है। आप कहते हैं कि लोग हमें दुख देते हैं, यह सच्चाई है, लोग हमें दुख देते हैं। अच्छा आप लेते हैं तब ना वो देते हैं? नहीं, अगर आप लेंगे नहीं तो वो देंगे। जैसे अगर मैं आपको ये पकड़ाऊं, आप लेंगे तभी ना हम देंगे, और अगर आप नहीं लेंगे तो ये मेरे पास ही रहेगा ना। तो एक चीज याद रखना, दुख देने वाला पापी है, दुख लेने वाला महापापी है। क्यों? दुख देने, मुझे आप बताना जब टाइम पूरा हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूं ना? अभी कर भी लूंगा तो प्रोटोकॉल में बैठना तो पड़ेगा ही नहीं, हमारा तो 8-8 घंटे का मतलब सेशन चलते हैं, और टच वुड के IITians भी हमारे पास बच्चे आते हैं, लेकिन कभी किसी को बोर नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका भी ऐसा मानना है कि नहीं? हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप? अच्छा, आपने मुझे स्वीकार कर लिया है इसका मतलब। ओके, तो चॉइस है हमारे पास कि हमको किसी के शब्दों से खुद को मतलब छलनी करना है या नहीं करना है। मैं एक बार एक आर्मी की यूनिट के लिए ऑनलाइन कोर्स ले रहा था। आर्मी के एक CEO जुड़े थे। मैंने उन्हें एक बात कही थी कि साहब मुझे एक बात बताइए कि अगर एक सोल्जर को बैटलफील्ड पे जब बुलेट लगती है तो बुलेट के लगने से वो जो बुलेट का घाव है वो कितने दिनों में भरता है? उन्होंने कहा अगर सीवियर से सीवियर इंजरी हो तो 6 महीने में भर जाता है। लेकिन टू योर सरप्राइज आई टेल यू वन थिंग न्यू, शब्दों के घाव जिंदगी भर कभी नहीं भरते, और ये आप सबको अनुभव है, हाँ या ना? वैसे किसने कहे थे ऐसे शब्द आपको? वो चेहरा आज भी दिमाग में। और माता जी एक लास्ट टाइम यहाँ आई थी, मुझे कहती मैं भूल जाती हूँ। मैंने कहा सास भूलती है? बोले ना। पति भूलता है? ना। पड़ोसी भूलते हैं? ना। फिर क्या भूलते हैं? हम वही भूलते हैं जो हम याद रखना, और जिसे हम याद रखना चाहते हैं वो 60 साल की उम्र में आज भी। इसका मतलब हमने ऊपर एक एग्रीमेंट साइन किया ऊपर वाले से कि हम दुखी रहेंगे। क्या? दुखी रहेंगे। कारण आप मत दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। कारण आप मत दीजिए, हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट हैं कि हम कहीं से भी दुख को ढूंढ लेते हैं। अब आलम ऐसा है कि जिस दिन दुख ना हो तो परेशान कि आज दुखी क्यों नहीं हूं। सही है? तो एक साहब थे, वो हमारे कोर्स में आए तो उनको बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया आज के बाद मैडम से लड़ूंगा नहीं। घर गए, बड़े शांत रहे, अगले दिन भी बड़े शांत रहे। तो तीसरे दिन मैडम ने बोला कि भाई मतलब कोई तकलीफ है या क्या, प्रॉब्लम क्या है? वो बड़े शांत हो। बोले देख मैं शांत बैठा हूं, मुंह में उंगली मत डाल मतलब इम्पोज्ड शांति। इसको शांति नहीं कहते। शांति किसे कहते हैं? जब आपके भीतर का वो स्वभाव और संस्कार बन जाए। और वो तभी हो सकता है जब आप लोगों को क्या करना शुरू करें? एक्सेप्ट करना शुरू करें। आप भागेंगे तो कहां जाएंगे? See, there is a saying, when you are into a bloody jungle, जब आप एक जंगल में हैं, you cannot run from the animals.
चूहे को भगाओगे तो बिल्ली आएगी, बिल्ली को भगाओगे तो कुत्ता आएगा, कुत्ते को भगाओगे तो शेर आएगा, शेर को भगाओगे तो हाथी आएगा। क्यों? जंगल में है ना। तो ये दुनिया कैसी है आज की डेट में? देखो आप सभी अनुभवी हैं, है ना। तो यहां लोग कैसे मिलेंगे आपको? सत्यनारायण वाले जैसे तो मिलने ही वाले नहीं आपको। इसलिए जो मिले हैं उनको क्या करना है? आपने एक्सेप्ट करना है और अपनी मिस्टेक को अंडरस्टैंड करना है और अपने को ठीक करना है। स्टीफन कॉवी अपनी किताब में लिखते हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं दूसरों को ठीक करूंगा तो ये जिंदगी काफी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं दूसरों को ठीक करूंगा तो ये जिंदगी काफी नहीं है। इस जिंदगी में सिर्फ एक ही काम आप कर सकते हैं, आप ठीक चल सकते हैं। लेकिन हमारे एजेंडे में क्या है? पिताजी को बच्चे को ठीक करना है, बच्चे को पेरेंट्स को ठीक करना है, सास को बहू को सेट करना है और बहू को सास को सेट करना है। और सारे चक्कर में सारे के सारे अनरेस्ट में हैं। सही है। तो हम जब दूसरों को चेंज करने के चक्कर में, तो मुझे एक जोक याद आता है। काफी देर से बैठे हैं ना आप लोग। तो एक सिस्टर थी, वो बड़ी दुखी थी। रोज मतलब हमेशा अपने पति के बारे में कुछ ना कुछ कहेगी, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, फलाना करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने कहा मैडम आपको एक चॉइस देता हूं मैं कि मान लीजिए इस जन्म में जब आप शरीर छोड़ेंगे तो क्या अगले जन्म में आपको सेम पति चाहिए या थोड़ा डिफरेंट बढ़िया वाला? क्या चलेगा आपको? बोले सेम। मैंने कहा इतनी दुखी हो तो फिर सेम क्यों? बोले 25% सुधारने में 25 साल लगे, अगले जन्म में दूसरा दोगे 25 फिर शुरू करना पड़ेगा। यहां तो मैं 26 से शुरू करूंगी। क्यों सर? ऐसा ही है ना। तो हमने क्या करना है? आप फ्लाइट नहीं कर सकते हैं, आप भाग नहीं सकते हैं। आपने यू हैव टू डेवलप द सिस्टम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ व्हेन यू गो इन अ बैटल फील्ड। आप जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, आपके पास कितनी बढ़िया से बढ़िया आर्मर क्यों ना हो, गन क्यों ना हो, लेकिन अगर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है ना, इट इज 100% एविडेंट टू गेट शूटेड। राइट और रॉन्ग? तो हमने क्या करना है? फ्रीज भी नहीं होना। कई बार हम फ्रीज हो जाते हैं, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मतलब पूरा परिस्थिति के भरोसे चले जाते हैं कि भगवान अब आप ही हमारे रक्षक, आप जो चाहो अब वो कर लो, हमने तो गिव अप कर लिया है। वो भी चलने वाला नहीं है। व्हेन यू आर इनटू अ प्रोफेशनल लाइफ, बीइंग अ टीचर, यू कैन नॉट फ्रीज योरसेल्फ। आप ये नहीं कह सकते मैं घर नहीं चलाऊंगी, मैं स्कूल नहीं चलाऊंगी, मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू कैरी एवरीथिंग। आपको सबको साथ लेके चलना है, और वो साथ लेके चलने के लिए यू नीड टू लर्न द आर्ट। वो कला सीखनी पड़ेगी। आप देखो एक रस्सी पे चलना, एक रस्सी पे चलना कितना मुश्किल है ना, लेकिन वो रस्सी पे चलने वाले के लिए मुश्किल नहीं है। हाउ कम? प्रैक्टिस। और कहावत बनी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। गलत। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ओनली परमानेंट, नॉट परफेक्ट। ओनली अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, गलत करो तो भी परमानेंट, अच्छी करो तो भी परमानेंट। सिर्फ आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी कि कैसे हम कर सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण तनाव का टीचिंग प्रोफेशन में इज योर वर्कलोड। काम। मेरा ऐसा निजी मानना है कि अगर हर आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट ऑर्गेनाइजेशन कुड बी योर फैमिली इवन, राइट, अगर हर आदमी अपना काम कमिटमेंट के साथ अगर करे तो वर्कलोड नाम की कोई चीज नहीं है। इट्स अ बिहेवियरल लोड, कि अगर एक टीचर ने दूसरे के बारे में कुछ कहा तो जब तक उसको हम सेट नहीं करेंगे तब तक वो लोड हमारे दिमाग में। तो काम का लोड है या बिहेवियरल लोड हुआ? है या नहीं? और अगर हर आदमी, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई भी आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है ना, तो बड़ा कमिटेड होता है, डेडिकेटेड होता है। फिर आजू बाजू देखने लगता है, उसको लगता है ये 2 पंच 1 लंच और उसमें टंच रहता, तू काहे को सिरदर्दी लेके पाल रहा है ना। 2 पंच माना पंच इन पंच आउट, 1 लंच और उसमें तो तू काहे को भैया ऐसी टेंशन ले रहा, तेरे से दुनिया थोड़ी बदलने वाली। तो फिर हम भी उनके जैसे बन जाते, और फिर ये कारवा जब बढ़ता जाता है तो स्ट्रेस सब में डिवाइड होने लगता है। काम तनाव नहीं है, काम से जुड़ी हुई चीजें जो ना वो तनाव क्रिएट करती हैं। आप में से कौन कौन है जो टीचर हैं? बाय द वे आप टीचर हैं। मैडम आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं? अच्छा, सुबह एक ही टाइम पे दोनों फ्लाइट लेते हैं, है ना, दोनों घर से एक ही टाइम में निकलते हैं ना। तो
साहब आपको पूछते हैं मेरा मोजा कहाँ रख दिया, मेरी बेल्ट नहीं मिल रही है, मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, आप बोलते हैं मैं घर की मालकिन हूँ या नौकरानी हूँ, तुम्हारे जूते, तुम्हारा पर्स, तुम्हारा वॉलेट, ये सारा मेरा काम है या तुम्हारा? वो बोलता है भाई शादी की है तो किस लिए भाई, जब मोजे भी मैंने ध्यान रखना तो तुम क्या करोगी? लेकिन यू शुड रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। और अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो यू शुड डू योर पर्सनल थिंग्स। अभी देखना ये मैड में सारी घर जाके कुछ याद न रहे, लेकिन ये पॉइंट अपने हस्बैंड को जरूर सुनाएंगे कि वह क्या सीखा है, वह यही सीखा कि अपनी सारी चीजें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वर्कलोड नहीं है, हम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं और उस इनडिसिप्लिन के कारण जो है लोड क्रिएट होता है। बहन जी आपने मुझे क्या कहा था, फोन किया आपने, आप कहा कि क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मैं कपड़े धो रहा हूं, यही कहा था ना? तो आपने बोला आपकी सिस्टर है, मदर है, भाभियां, तो आप क्यों धो रहे? तो सिस्टर है, मदर है, भाभियां, तो इसका मतलब कि वो क्या कपड़े धोने वाली हैं? नहीं, एटलीस्ट हम भी तो अपने बेसिक काम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? आप मेरे रूम पे जाइए, मैं आपको बताऊं कि सुई धागा कहाँ रखा, अगर वहां से एक भी इंच आगे पीछे हो तो कहना। मैं अपना प्रेज नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं अगर आप परफेक्ट होकर के काम करेंगे ना तो लोड नाम की कोई चीज है ही नहीं, जैसा साहब बताने की कोशिश कर रहे थे। प्रैक्टिस कीजिए कल से, आप जब भी आप ऑफिस से आए, आप पर्स अपनी बिल्कुल सही जगह रखें, जूता सही जगह रखें, कपड़े सही जगह उतारें, छाता अपनी जगह रखें। आप देखिए आपका आधे से ज्यादा काम जो है वैसे फिनिश हो जाएगा। मेरे एक कलीग थे, उनका पता क्या काम था? उनका काम था जब शिफ्ट रिलीव हो तो जो रिलीवर में गलतियां करी है ना, उस सबको गलतियों को ढूंढना, क्यों कल उसको आकर के बॉस के सामने लेट डाउन करना। अब उसका वर्कलोड देखो कौन सा लोड है उसके पास। आपके टीचिंग प्रोफेशन में तो ऐसा नहीं होता है ना? नहीं, आप मुस्कुरा रहे, मैं समझदार हूं, ऐसी बात नहीं है कि किसने क्या गलती करी वो हमारे ध्यान में रहता है, लेकिन किसने कितना अच्छा इनपुट दिया, नो। क्यों? क्योंकि वो प्रोपोगेट हो जाएगा ना, प्रमोट हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। आई वांट टू पुल यू, और उसको खींचने के चक्कर में खुद स्ट्रेच हो जाते हैं। स्ट्रेस क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर से वरदान में थोड़ी मिला था, दिस इज आवर पर्सनल क्रिएशन ना। एम आई राइट और रॉन्ग? गलत जा रहा हूं क्या मैं? तो क्या करेंगे कल से? काम पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? काम पे फोकस करेंगे, लोगों पे फोकस नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। आपने टांगे को देखा कभी? उसके घोड़े की ना आंखों में दो फ्लैप लगाए रहते हैं लेफ्ट राइट, ताकि वो आजू बाजू। तो जब कोई न्यू कमर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना, ये नई बहू आती है जब घर में आती है, वो भी वो दो फ्लैप लगा के आती है। फिर डिपेंड करता है उसकी सास कितने दिन में उतार देती है वो। तो एक बार वो फ्लैप उतरे तो फिर आजू बाजू देखेगी, फिर जब देखेगी तो फिर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो वर्कलोड नाम की कोई चीज नहीं है। तो किसी ने खूब कहा है कि सक्सेसफुल लोग जो हैं वो मेहनत तब करते हैं जब कोई उन्हें नहीं देखता। सक्सेसफुल लोग मेहनत तब करते हैं जब उन्हें कोई नहीं देखता, और आम आदमी काम तब करते हैं जब सब उनको ही देखते हैं। तो एक होता है काम करना और एक होता है काम करने का दिखावा करना, दोनों में अंतर है कि नहीं? और जब ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बिकॉज यू ऑल आर टीचिंग, यू नो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप सब लोग टीचिंग में हैं, तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में बड़ी कॉमन है और आप ये देखते ही हैं कि होती ही हैं। चौथी चीज है, अल टेक, बहन जी और 10 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो ना। सोच रहे डिनर भी तो बनाना है या बना के आए हैं? अगर बना के नहीं आए तो स्ट्रेस घर जाके और होने वाले। साहब पूछेंगे कहां गई थी सुबह से? कौन हंसा? ऐसा होता है, सबके के घर में होता है, आपकी बात नहीं है, सबके घर में होता है। तीसरी चीज है ना कि कोई पुरानी बात अगर दिमाग में चिपक जाए, बस वो छूटती नहीं। ले देकर सुई वही जाकर के खड़ी हो जाती है। सामने वाला कहता बाबा रट लिया, अभी पक्का हो गया, बस बंद करो, लेकिन नहीं, उनकी सुई घूम फिर करके फिर वही की वही। और ये हमारी फितरत में बैठा। और एनीथिंग दैट यू डू रिपीटेडली टर्न्स इनटू योर हैबिट। आदत कोई चीज नहीं है, आदत वो चीज है जिस भी काम को आप बार बार करें वो एक दिन आपकी आदत में ढल जाती है। तो ये हमारी फिर आदत बन जाती है कि कोई भी पुरानी बात को लेकर के क्या करना, उसी बात के बारे में बार बार सोचना। अच्छा, एक लेडी ने मुझे फोन किया, उसने मुझे कहा कि मुझे नॉस्ट्रल इन्फेक्शन हो गया पिछले 1.5 महीने से। तो कोतवाल जी मुझे नॉस्ट्रल कैंसर तो नहीं हो गया? मैंने कहा वाह, कितनी दूर तक तुम्हारी सोच है भाई। एक आदमी कहता है, ओ मैं कभी आज तक नहीं उस आदमी से मिला हूं, फोन पे हमारी काउंसलिंग हुई थी। उसने कहा साहब मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर कहते तेरे दिमाग में दर्द है।
मैं सच कह रहा हूं मेरे पेट में दर्द है। मैंने कहा हाँ मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पेट में दर्द है, लेकिन वो दर्द अब दिमाग में चढ़ चुका है। वो दिमाग में कैसे चढ़ गया? ओवर थिंकिंग। आप में से कितने लोग थे जब कोविड हुआ उनको कभी नहीं लगा मुझे तो नहीं होगा? ऐसा कोई है जिसको लगा कि मुझे तो नहीं होगा? इसका मतलब सबको लगा मुझे होगा। आप देखो कितनी हमारी चीप टेंडेंसी है कि हम नेगेटिविटी की तरह कैसे डाइवर्ट हो जाते, बिकॉज प्रैक्टिस है ना, हमारी प्रैक्टिस है। यहां देखो इस लाइन में अगर मान लो देखो कितनी सारी टाइलें लगी हुई हैं, 50 टाइलें लगी, एक उखाड़ लूं ना तो 49 पे ध्यान नहीं जाएगा। कहां जाएगा? ये कहां गई होगी, किसने तोड़ी होगी, कैसे लोग कितने दिनों से अभी तक लगाई नहीं, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिमाग फिर भी, ये आदत की बात है सारी। तो उस आदत से बचने के लिए हमने क्या करना है? सब्स्टिट्यूट। तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा मात्र तरीका है जिससे आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं। आई एम टेलिंग माय ओन एक्सपीरियंस। मेरे को कोविड में 2 बार कोविड हुआ था, मैं अभी भी आपके सामने हूं। कैसे? मेरे को जब कोविड हुआ तो मैंने भगवान की फोटो सामने लगाई, मैंने कहा देखो प्रभु इधर हैं तो भी आप ही के मामले में हैं, और उधर आए तो भी आप ही के मामले में रहने वाले हैं। अपना तो उधर भी मामला ठीक है, इधर भी मामला ठीक है, आप देख लो कि आपको हमारा मामला कहां ठीक लग रहा है। ठीक है जी, समझ में आया? इसलिए हम यहां हैं। तो एक साहब थे, उन्होंने 4-4 मास्क पहन लिए, उनकी बेटी डॉक्टर है, मुझे फोन करती है कि आप बात करो मेरे पिताजी शरीर छोड़ने वाले हैं। अच्छा, जब भी कोविड जस्ट स्टार्ट होने वाला था ना, 3-3 मास्क लगा करके वो मेरे साथ रेलवे स्टेशन पे किसी को रिसीव करने आए थे। ये हमारी जो फितरत है ना एक्स्ट्रा थिंकिंग की, तो वो एक्स्ट्रा थिंकिंग हमारी बैटरी डिस्चार्ज कर लेती है, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है फिर छोटी मोटी परिस्थिति आती है तो हैंडल कर पाते हैं आप? नहीं कर पाते ना। तो आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं है, आपकी तैयारी उसके अगेंस्ट में बहुत छोटी है। बस अपनी तैयारी को बढ़ाओ। टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। सबसे बड़ी चीज है हमारा ये एटीट्यूड। मैं आपको इस एटीट्यूड और बिहेवियर के विशियस साइकिल के बारे में बताना चाहता हूं, एंड आई वांट यू ऑल टू कैरी दिस साइकिल बिफोर यू लीव दिस रूम। सबसे मूल कारण जो संबंध बिगाड़ता है ना, वो है मेरा दूसरे के प्रति मानसिकता, जिसको आप एटीट्यूड बोलते हैं। कई लोगों ने दूसरों के प्रति एक फिक्स्ड मानसिकता, जिसको हम फिक्स्ड एटीट्यूड बोलते हैं, वो बना लिया है। अब वो आदमी बदल भी गया हो, लेकिन हमारी मानसिकता जो है उसके प्रति बदलने वाली, वो कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी जो फिक्स्ड मानसिकता है वो हमारे किसको हिट करती है? हमारे बिहेवियर को। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मेरे मन में जो है, व्हाट इज योर गुड नेम सिस्टर? पूजा। तो जो पूजा मैडम है ना, मेरे मन में कि पूजा जो है ना, कोई भी बात जो है ना वो सुनती नहीं है, और हर काम जो है वो गलत करती हैं। इनको आप ऐसा नहीं करते हैं, दिल पे मत ले लेना है। तो मैं ऐसा, मेरा एक एटीट्यूड है कि इसको कुछ भी समझाने की कोशिश करता हूं, नहीं ये सुनती नहीं है, समझती नहीं है। अब जब मेरा ये एटीट्यूड है तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा इनके साथ? अब सोचो आप, जरा ध्यान से सुनना इस बात को जरा। तो मेरा बिहेवियर भी इनके प्रति वैसा ही होगा, बिकॉज आई डिसलाइक हर, मैं पसंद नहीं करता हूं उनको। अच्छा, अगर मेरा एटीट्यूड अगर इनके लिए ठीक नहीं तो मेरा बिहेवियर भी ठीक नहीं होगा, और अगर मेरा बिहेवियर इनके प्रति ठीक नहीं तो इनका एटीट्यूड मेरे प्रति अच्छा होगा या बुरा? अच्छा, इनके भी एटीट्यूड में आ गया कि आदमी हमेशा परेशान करता है मुझे, बॉस हुआ तो सो व्हाट, एक दिन हम भी प्रिंसिपल बनेंगे फिर हम बताएंगे, है ना? तो अब आपका एटीट्यूड अगर मेरे प्रति अगर खराब हुआ तो आपका बिहेवियर मेरे प्रति अच्छा होगा? 90 साल की उम्र तक हस्बैंड वाइफ बस इसी चक्रव्यूह में रहते हैं। कहेगा तुम कभी नहीं बदलोगी, पूरी अपनी मां पे गई हो, घर छोड़ा लेकिन आदतें न गई तेरी। मतलब वो घर छोड़ा लेकिन क्या नहीं गया? एक बार ये बोल के देखो जरा, फिर देखो उसका बिहेवियर आपके प्रति कैसा होता है। आप अपने जूनियर को कुछ कह दो, फिर देखो उसका एटीट्यूड। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको कहना नहीं, आपको कहना है, समय, वातावरण और व्यक्ति का मानसिक अवस्था ये देख करके कहना है। वरना मैं आज की डेट में आपको बताऊं कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके पास 5% टॉलरेंस नहीं है, सुसाइड करने के लिए ज़्यादा सोचते नहीं हैं। एंड हमने देखा है, रियल लाइफ में देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। इसलिए अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अगर वीक है तो आप बिहेवियर में कुछ भी कर लेंगे, मुंह से कुछ भी कर लेंगे, और अगर आपने कह दिया
तो फिर एक दिन आपको उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो ज़रूर झेलना पड़ेगा। समय के अभाव के कारण अभी मैं लास्ट में जाता हूँ कंक्लूजन में। करना क्या है? तो करना ये है कि सबसे पहली चीज़ है कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, पर्सनल लाइफ है या सोशल लाइफ है, पहली चीज़ है आप उन्हें एक्सेप्ट करना है शुरू कीजिए। इस जहां में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जो मिला है ईश्वर की कृपा मान करके आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ फास्ट। हमारे यहाँ पर फार्म हाउस में एक लड़का काम करता, लड़का नहीं, इज अ ओल्ड मैन, रादर उसकी उम्र जो है 55 साल होगी। मैंने उसको कहा कि हार, उसकी पत्नी मेरे पास आई, उसने कहा कि मनोज भाई आप दुनिया की काउंसलिंग करते हैं, ये मेरे पति की क्यों नहीं करते, इसकी भी करो ना, इसने मेरी ज़िंदगी बड़ी ख़राब कर रखी, मारता है, दारू पीता है, रोज़ पीटता है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा हर सिंह तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारी अर्धांगिनी है, पत्नी है, यू शुड रिस्पेक्ट हिम। गुजराती में बोलता है, गुजराती समझ में आती है आपको? साहब तमने नहीं खबर, बहुत बेकार औरत बहरीच है। बोला आपको नहीं पता, बहुत बेकार औरत है। मैंने कहा हाँ मुझे कहाँ मालूम है, मालूम तो आप ही को है। ओके, 2 साल के बाद उसको कैंसर हो गया, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट सूरत में चलने लगा। एक डॉक्टर से बात करके वो ट्रीटमेंट में शॉर्ट में बताता हूँ, हर वीकेंड पे उसको कीमो लेने के लिए सूरत जाना पड़ता था। वही पागल औरत जिसको वो झापड़ मारता था वो उसके साथ जाती थी। ही क्राइड एंड ही टच्ड माई फीट, और उसने मुझे कहा सॉरी मैं गलत था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं गलत हूं, इसके लिए मुझे कैंसर की जरूरत है। मेरी वाइफ मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मुझे इस बीमारी की जरूरत है। यू शुड रिस्पेक्ट द रिलेशन बिकॉज यू ऑल आर ब्लेस्ड विद इट। और जिनका कोई नहीं होता ना, उन्हें एहसास होता है, जैसे हैं टेढ़े बांके जैसे भी है, एक्सेप्ट करिए उन्हें। क्यों? आप में भी कमियां हैं, उनमें भी कमियां हैं, दोनों का इसीलिए तो संगम हुआ है। तो किसी पंडित के पास एक आदमी गया, तो उसने कहा कि हमारा जन्म अक्षर जो है ये मिलाओ, तो उसने मिलाया, बोले 32 में से बोला 30 जो हैं वो मिलते हैं, शादी कर लो। शादी की, 6 महीने में डिवोर्स हो गया। आदमी बड़ा तकलीफ में आया, बोले हमने तो जन्म पत्री मिलवाई थी, फिर डिवोर्स कैसे हो गया? तो बड़ा गुस्सा हो गया उसके पंडित के ऊपर। तो बोला मैंने क्या कहा था? बोले आपने कहा था 32 में से 30 गुण मिलते हैं, तो यहाँ तो हमारा तो 6 महीने में डिवोर्स हुआ। तो बोला मैंने 32 में से 30 मिलते हुए कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि 32 गुण में से 30 गुण मिलते। गुण कहाँ है? तुम में भी नहीं, उसमें भी नहीं है। अवगुण की बात करी थी कि 30 तेरे अवगुण और 30 उसके अवगुण, दोनों मिलते हैं, लग जाओ काम पे। तो मैं इससे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि जो भी आपके जीवन में आया है उसे आप एक्सेप्ट करें। आप एक जनरल स्टैंडर्ड डायलॉग बच्चों को बोलते हैं, शर्मा जी के बच्चे देखो, पड़ोसी के बच्चे देखो, और वो शर्मा जी की बीवी भी अपनों को वही बोलती है कि गुप्ता जी के देखो। क्यों? बचपन में हमारे मम्मी पापा भी हमको वही कहते थे। मतलब हमेशा दूसरे की थाली में ही हमको अच्छा दिखता है। सही है? तीसरी चीज है एप्रिशिएट, जो मैंने आपको अब ये बताया कि आप एप्रिशिएट कीजिए। कोई भी छोटा या बड़ा काम करता है, उसी से आधा तनाव तो खत्म हो जाता है। आप घर जाएं, अपनी पत्नी को कहें कि मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोई अगर अंग है वो तुम ही हो, और तुम ना होती तो जिंदगी कभी मेरी सुखद ना होती। ऐसा बोलने के बाद 2 मिनट जरा देखना रिएक्शन। वो पूछेगी कि आज कहाँ गए थे। मैं फैक्ट बताता हूँ, ये एक अजंता फार्मा शायद यहाँ भी है, तो उसके टेक्निकल हेड जो हैं उनकी वाइफ हमारे पास आती थी। अच्छा आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं या घड़ी देख रहे हैं? देखो बहन जी, सब नहीं, कोई नहीं देख रहे। हाँ जी, वो मुझे मालूम, इसीलिए तो पूछा। तो उसके टेक्निकल हेड उनकी वाइफ जो है हमारे पास आती थी काउंसलिंग के लिए। तो एक दिन मेरा प्रोग्राम था अजंता में, तो उसने मुझे शाम को फ़ोन किया कि सर मेरे हस्बैंड भी कल आपके प्रोग्राम में, ज़रा ध्यान रखना सर, बड़े एग्रेसिव हैं वो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं जब गया तो वो आए स्टेज पे मेरे से मिलने, बोला मैं पिंकी का हस्बैंड हूँ। तो मैंने नहीं बोला कि नहीं मुझे मालूम है, उसने मुझे बताया है। तो मैंने कहा अच्छा ओके। तो बस वही एक पॉइंट था उसमें भी। तो हमने कहा कि अप्रिशिएट करना है। अब वो घर गए, उन्होंने मन बना लिया कि आज जाकर मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। तो वो घर गए होंगे, तो उन्होंने बोला पिंकी थैंक यू एंड सॉरी। तो पिंकी ने पूछा थैंक यू फॉर व्हाट एंड सॉरी फॉर व्हाट? बोला थैंक यू फॉर बीइंग इनटू माय लाइफ, मेरे जीवन में आने के लिए थैंक यू, और जो भी तेरे साथ बदतमीजियां की उसके लिए सॉरी। उसने मेरे को फोन किया,
बोले 25 साल से इसको मैं कितना समझाने की कोशिश कर रही हूं, आधे घंटे में आपने क्या सुनाया जो सॉरी और थैंक यू बोला, वो भी इसके जैसा आदमी बोले जो कभी ना बदलने वाला। नो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, सिंपल सी साइकोलॉजी है हमारी, वी ऑल लाइक एप्रिसिएशन। से यस नो? अगर आपके हस्बैंड बस इतना बोल देना कि तूने तो अपना पूरा जीवन इस परिवार को दिया, मैं कहता हूं वही आदमी वही हार्ट अटैक से चला जाए। सच कर, एप्रिसिएशन हर आदमी को चाहिए। हम नहीं करते, हम कहते ज्यादा अगर उसकी एप्रिसिएशन करूंगा ना तो सिर पे चढ़ जाएगी, और उधर भी मामला वही है। और फिर जिंदगी भर हम झगड़ते रहेंगे, और फिर मरने के टाइम बोलेंगे, मरने के बाद बोलेंगे बहुत अच्छी थी, अब निकल गई, अब क्या फायदा। मैडम हंस रहे हैं, ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसा ही होता है। ठीक है, सो आप करके देखिए एक बार। मैं पता है क्या, मुझे कॉन्स्टिपेशन वाला फेस पसंद नहीं ना, इसलिए मैं जोकिंगली चीजें बता, बट दैट डजंट मीन यू डोंट टेक मी सीरियसली। ठीक है, अदरवाइज हमारे जो रिश्ते हैं ना जो हमने पाए हैं वो भी फिसलने में ज्यादा देरी नहीं लगी। आज न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों बनती जा रही है? नोबडी एप्रिशिएट्स एनीबडी। बोला पत्नी काम कर रही, कौन सा बड़ा काम कर रही, इसलिए तो आई। हस्बैंड है नौकरी कर रहा, कौन कर रहे? वो शर्मा गुप्ता वर्मा पटेल पाटिल सब कर रहे, तुम कर रहे, कौन सा बड़ा काम कर रहे भाई? सही है। तो मैंने फादर को पूछा कि आपने कैसे शुरू की? बोले तेरी माँ ने कभी भी मेरी जिंदगी में मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, ये पीने के बाद वो भी नहीं चाहिए। अपनी दुनिया में रहता हूं फिर मैं, but that's not the way ना। अच्छा, लास्ट है अपॉलॉजी। बताया गलती हो जाए सॉरी। मैं कहता हूं सॉरी इतना चीप हो गया है कि दिल से नहीं लोग बोलते हैं अब। और सामने वाले को सॉरी में भी हर्ट होता है अब आजकल तो, कि भाई ये एटीट्यूडनल जो है सॉरी है। तो सिंपल सा तो शब्द है, आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? एनीथिंग दैट यू हैव कॉज्ड, जो भी आपने किया। आज घर जाके एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। मैं कहता हूं आपको ऑन ग्राउंड अगर आपको इतनी चीजें देखें तो आप कहना मुझे। एंड वी डू दिस। आप में से कितने लोग हैं जो रिक्शा में बैठे हैं पिछले 1-1.5 महीने में? आप बैठी हैं ना, आप भी बैठे हैं। मैडम आपने रिक्शे वाले को थैंक यू बोला? सच बोलना, नहीं तो मैं रिक्शे वाले से पूछूंगा फिर। हार्डली वी डू दिस, डू यू एग्री मी? वी हार्डली डू दिस। क्यों? उसका काम है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है ये चीजों की। ठीक है, आप रिक्शे वाले को खाली थैंक यू बोलो, यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब। कौन लेके आया था मेरे को अभी गाड़ी में? कोई एक भाई लेके आया था, तो मैं उतरते उनको थैंक यू बोला। जैसे थैंक यू बोला तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, आई कुड फील दैट। इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, पैसे नहीं लगते इसके साथ। तो लाइफ जो है ना, छोटी छोटी चीजों से जो है आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं। लेकिन वो छोटी छोटी चीजें हमें करनी नहीं आती, इसलिए लाइफ हमारी जो है वो हेल हो जाती है। लेकिन अब आपको मैं कंक्लूडिंग 2 मिनट में ये कहना चाहूँगा कि मेरी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू unless you have extra fitting, and that extra fitting is spiritual wisdom. जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक विवेक नहीं होगा तब तक आप अपने इमोशंस को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड दिस इज माई 25 years दिस जर्नी एक्सपीरियंस। हमने राजपूत परिवार में जन्म लिया, बाई बर्थ एग्रेसिव होते हैं। आज मैं आपको उपदेश दे रहा हूं तो ऐसे नहीं हुआ है, हमने खुद पे काम किया है, और वो भी स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने के बाद। और उससे ये लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि हाउ यू कैन मेक योर रिलेशनशिप वेरी ब्यूटीफुल। हम 3 भाई हैं, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। वेयर इज द डिफरेंस? सिंपल सी चीजें, थैंक यू, सॉरी एंड आई एक्सेप्ट यू, दैट्स इट। इतना करके देखो, आप सब लोग भी एक छत के नीचे रह सकते हैं। नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये कौन है जो कर नहीं सकते आप में से? एक साहब ने बोला मैं मर जाऊं लेकिन बॉस को कभी सॉरी नहीं बोलूंगा, उसने मेरी जिंदगी खराब कर डाली, मैं उसकी करूंगा। फिर उसको हो गया हार्ट अटैक। मैंने कहा बताओ, उसकी तो करने के चक्कर में खुद की कर डाली। मैं फैक्ट बता रहा हूं। बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट में उसको देखने गया मैं, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा। क्या पाया 10 सालों में आपने इस रिलेशनशिप में? व्हाट इज योर आउटपुट? तो थोड़ा समय निकालना है आपने, इतना तो जीना भी नहीं जितना हम मरे जा रहे हैं। थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, थोड़ा स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव पे काम कीजिए। मैं बेट लगा के कहता हूं अगर जिंदगी रिफॉर्म ना हुई तो हम ये काम छोड़ देंगे। बस सिर्फ आपने सुनना नहीं है, जो सुना है उसको इंप्लीमेंट करना है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है?
कोतवाल जी हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। नो, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दिस इज रिचुअलिटी। ये सिर्फ रिवाज है। एनीथिंग दैट ट्रांसफॉर्म योर बिहेवियर इन योर नेचर इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। If that is not there, you are not spiritual. You are just pretending, projecting to the society that you are spiritual. क्या आप आध्यात्मिक है, आप लोगों को बता रहे? No, not at all. उसके लिए आपने बेसिक चीजें जो हैं वो समझनी है। और राजयोग की जो शिक्षा है, आज से 25 साल पहले, 19-22 साल का मैं रहा हूँगा, आप ही की तरह एक सभा में बैठा था, और उस सभा में इन दोनों के साथ इसका और इसका भी यूज किया, एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। दिन उनके बदलते हैं जो जीवन में बदलना चाहते हैं, और राजयोग ही एकमात्र तरीका जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो राजयोग क्या है उसकी संपूर्ण जानकारी आज तो नहीं मिलेगी, हम कंक्लूड करने वाले हैं। मुझे मालूम है आपको भूख भी लगी है, कई लोगों को खाना भी बनाना होगा, मैंने तो यहाँ से सीधा डाइनिंग टेबल पे जाना है, ठीक है। बट यस, 1 मिनट में कंक्लूड करूंगा कि आप जरूर अपना समय निकालेंगे और राजयोग का 3 दिन का कोर्स जरूर लेंगे। 1 घंटा होगा, दीदी आपको बताएंगी, और 1 घंटा टाइम निकालना, सिर्फ 3 दिन, और 3 दिन उसको करने के बाद उसको 1 वीक प्रैक्टिस करना, और 1 वीक के बाद फिर जजमेंट लेना कि इसको कंटिन्यू करना या डिसकंटिन्यू। बिकॉज जजमेंटल एटीट्यूड इज नॉट अ राइट एटीट्यूड। हम एक ही क्षण में किसी का भी निर्णय कर लेते हैं। तो राजयोग क्या है उसके बारे में 2 मिनट बहन जी आप आए और वो बताएं, और 2 मिनट आपको राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। जितना आप समझ पाएं उस तरीके से आप करिएगा, बाकी आप थोड़ा समय निकाल करके आपको जो भी टाइम सूटेबल लगे दीदी से बात करिएगा। पर मेरी एक इंटरनल ये चॉइस रहेगी कि आप 3 दिन का ये राजयोग मेडिटेशन जरूर करें। आई एम नॉट ब्रांडिंग हियर ब्रह्मा कुमारीज, आई एम ब्रांडिंग व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। मैंने जीवन में जो अनुभव किया है वो आप भी जरूर करें। तो वो 3 दिन का जो राजयोग मेडिटेशन का कोर्स है उसके बारे में दीदी बताएंगे, और 2 मिनट आपको मेडिटेशन करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम जो है पूरा करेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।